अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिद्ध प्राचा। जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, इससे पहले भी हम मुख्तलिफ़ लेक्चर्स के बारे में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में लेक्चर में दे चुका हूँ यूट्यूब पे। लेकिन ये जो लेक्चर है ये बीएस ज़ूलॉजी फ़र्स्ट सेमेस्टर बाज़ यूनिवर्सिटी के फ़र्स्ट सेमेस्टर के लिए है एंड कुछ यूनिवर्सिटी के लिए ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, ओ सॉरी थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो बेसिकली इसका जो कोर्स है वो इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट। इसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, और हम इसे स्टडी करते हैं फाइलम अकाइनोडर्मेट तक। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक है, एक्चुअली जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं प्रोटोजोन्स, दे आर कंसीडर्ड टू बी इंसेस्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के इंसेस्टर हम प्रोटोजोन को कंसीडर करते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये सोचते हैं इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलरिटी का स्टार्ट हुआ है और फिर नतीजे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। चलिए ये नेक्स्ट चलते हैं। हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो प्रोटोजोन है यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उनकी क्या वैल्यू है। फॉसिल स्टडी ऑफ प्रोटोजोन, एक्चुअली आप जानते हैं प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर सॉफ्ट बॉडीड। ज़्यादातर जो प्रोटोजोन है वो सॉफ्ट बॉडीड है एंड दैट्स वाई दे डू नॉट हैव प्रॉपरली प्रिजर्व्ड फॉसिल्स। लेकिन कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोन है दे हैव शेल, उनकी बॉडी के बाहर शेल है, शेल होता था। और जो पास्ट में वो जो प्रोटोजोन थे उनकी वो जो शेल था वो डिपॉज़िट होने के बाद समंदर में या पानी में नीचे सेडिमेंट फॉर्म में डिपॉज़िट होने के बाद लाइमस्टोन के वो जो वास्ट किस्म के कह लें कि ज़खायर बनाए हैं उन्होंने, और उन्हें हम फॉसिल कंसिडर करते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट दैट वर्चुअली ऑल प्रोटिस्ट एंड एनिमल फाइला लिविंग टुडे वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। कि जितने भी आज तक एनिमल फाइला या प्रोटिस्ट आजकल नज़र आ रहे हैं ये जो कैम्ब्रियन पीरियड था उसी में ये इवॉल्व हो गए थे। एंड कैम्ब्रियन पीरियड इज़ अबाउट 550 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नेक्स्ट द फॉसिल एविडेंस आर वेरी फ्यू। वाई? एज आई सेड, बिकॉज they are soft bodied animal and they do not have any preserved structure, any preserved remains in sediments, so that's why there are few fossils record। और ये सॉफ्ट बॉडीड हैं लेकिन इसके बावजूद जो फॉसल रिकॉर्ड मौजूद हैं दीज आर ड्यू टू देयर शेल, उनके जो शेल है बाहर उसकी वजह से हैं। सो इंस्टेड साइंटिस्ट गैदर एविडेंस बाय एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग स्पीशी। तो फॉसल रिकॉर्ड की बजाय ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं किस पर, जो ज़िंदा जानदार हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करके। उनमें फीडिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और मोड ऑफ लोकोमोशन क्या है, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद हम ये आइडिया लगाते हैं दे आर क्लोज टू एनिमल। ज़्यादातर प्रोटिस्ट जो होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस एंड दैट इज़ इंजेस्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि एनिमल में होता है। दे हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आइदर फ्लैजेला सीलिया और सीडोपोडिया, दे मूव अबाउट, या आगे पीछे मूव करते हैं। सो दैट्स वाई हम इन्हें क्या कंसिडर करते हैं कि ये एनिमल हैं या एंशियंट टाइप के एनिमल हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट का ओरिजिन कब से स्टार्ट हुआ है। एंशियंट मेंबर ऑफ आर्किया वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट। आर्किया मैंने बताए थे कौन से होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं विच कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, तो वो आर्किया जो है उनके बारे में सोचते हैं कि जब इस ज़मीन पर इस प्लेनेट पर लाइफ का स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आर्किया थे क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन थी। द आर्किया गिव राइज टू किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया से नहीं बल्कि आर्किया से इवॉल्व हुए हैं एंड आर कॉल्ड प्रोटोक्टिस्टा। उन्हें हमने क्या कहा है, प्रोटोक्टिस्टा कहा है। इससे रिलेटेड आपने अपनी सेकेंड ईयर में एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें दो कॉन्सेप्ट थे। एक कॉन्सेप्ट था एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस वाला और दूसरा था मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। चूँकि हम आर्किया को कंसिडर कर रहे हैं इंसेस्टर ऑफ प्रोटिस्ट, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन नहीं बल्कि एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। देखें, द एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिस कुड हैव occurred and the most scientists agree that protists probably arose from
मोर देन वन इंसेस्ट्रल आर्कियन ग्रुप। कहता है कि जो एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस है वो एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन है कि ये एवोल्यूशन वाकई हुई है, और साइंटिस्ट ये एग्री करते हैं कि वो जो कि इंसेस्टर थे प्रोटिस्ट के, वो कोई एक आर्कियन नहीं था बल्कि एक से ज़्यादा आर्कियन ग्रुप थे। मैं अगर आपको याद दिलाता चलूँ, एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस के मुताबिक एक बड़ा बैक्टीरिया था जिसने कई छोटे छोटे बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, और इनगल्फ करने के बाद उसे डाइजेस्ट करने के बजाय उसे अपनी बॉडी का, अपने सेल का हिस्सा बना लिया। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा बैक्टीरिया है जो एनारोबिक है, और एक छोटा बैक्टीरिया जो कि एरोबिक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन करता है। तो अब हुआ क्या है कि बड़े एनारोबिक बैक्टीरिया ने छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, और इनगल्फ करने के बाद उसे अपने साइटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली के तौर पर रख लिया। तो इस तरह ये होता है कि वो जो बड़ा बैक्टीरिया है उसका साइटोप्लाज्म अभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, लेकिन वो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है या छोटा बैक्टीरिया है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और वो छोटा बैक्टीरिया आजकल माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन। Most zoologists recognize between 7 to 45 phyla of the protist। यानी कि ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि 7 से 45 फाइला हैं प्रोटिस्ट के, एंड दीज फाइला रिप्रेजेंट न्यूमरस एवोल्यूशनरी lineage। ठीक है, ये ढेर सारी एवोल्यूशनरी लाइनेज को क्या करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलीव टू हैव हैड सेपरेट ओरिजिन आर सेट टू बी पॉलीफाइलेटिक। कहता है चूँकि ये ग्रुप वो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप के जिनके अपने अपने इंसेस्टर मतलब मौजूद हैं, अपनी फाइलेटिक लाइनेज हैं, तो इन्हें पॉलीफाइलेटिक कहेंगे। पॉलीफाइलेटिक से मुराद हैविंग मोर देन वन इंसेस्ट्रल लाइनेज, जिनकी एक से ज़्यादा एवोल्यूशनरी इंसेस्ट्रल लाइनेज हो। मतलब एक ग्रुप है उसमें 10 ऑर्गेनिज्म है, तो हर ऑर्गेनिज्म का एक से ज़्यादा ओरिजिन हो, या 10 के 10 ऑर्गेनिज्म के उस ग्रुप के एक से ज़्यादा ओरिजिन हो, एक से ज़्यादा इंसेस्टर हो, तो उसे हम पॉलीफाइलेटिक कहेंगे। नेक्स्ट देखें, देयर आर सम प्रोटिस्ट आर प्लांट लाइक। कुछ प्रोटिस्ट प्लांट लाइक हैं जैसे कि अलजी वगैरह। दे आर प्राइमरली ऑटोट्रॉफिक, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपनी खुराक को खुद बनाते हैं। एंड अदर प्रोटिस्ट आर एनिमल लाइक, ये एनिमल लाइक है बिकॉज दे आर हेटरोट्रॉफिक, ये हेटरोट्रॉफिक हैं। एंड दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। सो जो हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हेटरोट्रॉफिक है, और इसी वजह से हम इसे अलग कर रहे हैं। ठीक है, जबकि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी कि अलजी वगैरह उसे बॉटनी में स्टडी किया जाता है। देखिए जी, आपके पास ये एवोल्यूशनरी एक कह लें कि ट्री नज़र आ रहा है। उस ट्री में ज़रा गौर से देखें, मैं इसे जूम करता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले जो है इंसेस्ट्रल हैं वो क्या है, प्रोटिस्ट हैं जो कि प्रोक्रियोट से हुए हैं। अब इंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट से जो आजकल मॉडर्न प्रोटिस्ट हैं वो बन गए हैं, जैसे प्रोटोजोन फाइल है, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है, ये प्लाज्मोडियम है और एमीबा वगैरह है। लेकिन जो इंसेस्टर प्रोटिस्ट हैं उनसे इंसेस्ट्रियल एनिमल भी बने हैं। उनमें से कई ऐसे एनिमल हैं जो कि सिंपल थे, जैसे रेडिएटा फाइलास, जैसे नुडेरिया हैं, टीनोफोरा हैं, और उसके अलावा जिनमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आई है और उनमें से कई जो उनसे एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो वाले कौन से हैं, निमर्टिया यानी कि निमाटोड्स और प्लेटियलिमेंथिस हैं। और कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीरोस्टोम्स हैं जिनमें नीमाटोड्स, रोटिफेरा और दूसरे फाइलम आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं जिनमें कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, काइनोडर्मेट्स आ जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि कह लें कि एक इवॉल्व किस्म के बट सिंपल एनिमल कंसिडर किए जाते हैं, और वो इनवर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, मोलस्का, एक्टोप्रोक्टा, ब्राचियोपोडा और इसके बाद काइनोडर्मेटा। ठीक है, ये सारे के सारे। लेकिन हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा वो एनिमल हैं जो कि मॉडिफाइड हैं, और कॉर्डेटा में तो हम भी आते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे एनिमल बेसिकली किससे इवॉल्व हुए हैं, इंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट से। ठीक है, सो इस वजह से हम प्रोटिस्ट को जोलॉजी में सबसे पहले पढ़ते हैं। दैन उसके बाद देखें लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लिविंग प्रोसेस क्या क्या है जिन्हें हमें स्टडी करना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आप में सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला कोई सिस्टम होगा। ठीक है, आपके पास कोई मेटाबॉलिक साइट होगी, इंजेक्शन कोई मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, कोई रिप्रोडक्शन का मेथड होगा। तो जो लिविंग एक्टिविटीज़ एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है, दैट ऑल टाइप ऑफ लिविंग एक्टिविटी कुड बी परफॉर्म्ड बाय दी सिंगल सेल। ये जो सिंगल सेल प्रोटिस्ट हैं ये वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं।
देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन फर्स्ट एंड जोआ मीन एनिमल दैट आर एंशियंट एनिमल डिस्प्ले यूनिसेलुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें एक ही साइटोप्लाज्म है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाउंड है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, जबकि मल्टीसेलुलर नहीं होते। हाँ कॉलोनियल हो सकते हैं, विच डज़ नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म। कहता है लेकिन यूनिसेलुलर का मतलब ये नहीं कि ये इतने ही सिंपल हैं जितने हमें लगते हैं। ऑफन दे आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन एनी पिकुलर सेल और हायर ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी एक मखसूस सेल से या हायर ऑर्गेनिज्म जितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इन सम प्रोटोजोन फाइला द इंडिविजुअल ग्रुप टू फॉर्म कॉलोनीज। कुछ जो प्रोटोजोन फाइला है उसमें जो इंडिविजुअल सेल हैं वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनी एक्चुअली एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की, इसमें कोई सेल किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करता। सो देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सेल्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यूज़, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कॉलोनी। अब टिश्यू में भी कई सेल मिलकर एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं, और कॉलोनी में भी कई सेल के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह लें सेल ही होते हैं, वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो टिश्यू है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कि काम की तकसीम होती है सेलों में, जबकि जो कॉलोनी है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। टिश्यू में अगर चंद सेल मर जाएं तो टिश्यू का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, लेकिन कॉलोनी में अगर चंद इंडिविजुअल सेल मर जाएं तो कॉलोनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोटोजोन कॉलोनी हाउएवर कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है, विद सम इंडिविजुअल बिकम स्पेशलाइज्ड दैट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कॉलोनी एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं हाँ बाज़ औक़ात क्या होता है प्रोटोजोन की जो कॉलोनी है उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि चंद एक सेल स्पेशलाइजेशन शो करने लग पड़ते हैं। जैसे अगर मैं वॉलवॉक्स की बात करूँ तो वॉलवॉक्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, और पूरी कॉलोनी में से चंद सेल ऐसे होते हैं जो गेमेटोसाइट बन जाते हैं, और दूसरी कोई कॉलोनी होती है जिसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि मतलब गेमेटोसाइट वो भी बन जाते हैं, और एक गेमेटोसाइट तब्दील होता है स्पर्म में यानी कि मेल गेमीट में, और दूसरी कॉलोनी का जो गेमेटोसाइट है वो तब्दील होता है एग में, और एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं। इस तरह उनके कॉलोनीज़ के अंदर कुछ सेल स्पेशल एक्टिविटी परफॉर्म करने लग पड़ते हैं, जिसके नतीजे में हमें वो जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी बहुत मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मैच होती हुई नज़र आती है, बट वो हकीकत में मल्टीसेलुलर नहीं होती। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक यूनिसेलुलर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी दूसरे जानदारों की तरह होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ जो लिविंग फंक्शन है वो होगी, और उसमें कई फंक्शन है। द ऑर्गेनली दैट आर सिमिलर टू ऑर्गेनली ऑफ अदर यूक्रियाट सेल कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इन प्रोटोजोन। कहता है जो इनमें ऑर्गेनलीज होती हैं जैसे दूसरे यूक्रियाटिक सेल की ऑर्गेनलीज होती हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं प्रोटोजोन में, बट सम प्रोटोजोन ऑर्गेनलीज आर हाउएवर रिफ्लेक्ट द स्पेशलाइजेशन फॉर यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनली हैं जो मखसूस कह लें कि स्पेसिफिकेशन शो करती हैं, मखसूस काम के लिए वो बनी होती हैं, और जो दूसरे यूक्रियाटिक सेल में नहीं होती। ठीक है, ऐसा लगता है ये ख़ास तौर पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर उस सेल को एक्ट करवाने के लिए बनी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम स्पोर्ट की बात करते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे। ठीक है, कॉल्ड द पेलिकल, जिसे पेलिकल कहते हैं, एंड दैट अंडरलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है। पेलिकल एक रिजिड इनफ होती है कि वो शेप को मेंटेन कर सके, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है कि वो शेप को ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी कर सकती है। ठीक है जी, इसके लिए आप डायग्राम में आपको दिखाता हूँ आगे। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप इसे ज़रा गौर से देखें। ठीक है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर पेलिकल मौजूद होती है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं और थ्रू आउट क्या बनाते हैं, पेलिकल बना देते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये पेलिकल मौजूद होगी, पेलिकल उसे क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होगी, और पेलिकल चूँकि माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है तो आप जानते हैं माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा सकते हैं, इट कुड चेंज द शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके साथ साथ ये शेप को मेंटेन भी करते हैं। हाँ, पेलिकल होने की वजह से एक नुकसान होता है, वो ये कि किसी भी साइड से एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस नहीं हो सकती, तो एंडोसाइटोसिस के लिए और एक्सोसाइटोसिस के लिए स्पेसिफिक साइट बनाई जाती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। प्रोटोजोन में जो साइटोप्लाज्म होता है इट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रीजन। एक आउटर रीजन है विच इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, दैट इज़ जस्ट beneath द पेलिकल, और ये रिलेटिवली क्लियर होता है और फिर्म होता है, यानी कि ये मोर कह लें कि विस्कस होता है। ठीक है, एंड द इनर साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्म,
ये यूजुअली ग्रैन्युलर होता है और मोर फ्लूइड यानी कि लेस विस्कस होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो एंडोप्लाज्म है वो थोड़ा हाइपोटोनिक है और जो एक्टोप्लाज्म है बाहर वाला वो क्या है, हाइपरटोनिक है। डायग्राम फिर देख सकते हैं आप एक दफ़ा, ये देखें तो ये वाला जो साइटोप्लाज्म है जिसमें आपको सारी ऑर्गेनली नज़र आ रही हैं ये ग्रैन्युलर है और इसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। लेकिन ये जो साइड वाला साइटोप्लाज्म है जो कंपैरेटिवली आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये मेरे रेड डॉट के साथ चलते रहे तो कंपैरेटिवली आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये क्लियर साइटोप्लाज्म जो है वो एक्टोप्लाज्म है। तो इस तरह इस ऑर्गेनिज्म में या यूनिसेलुलर में दो साइटोप्लाज्म होंगे, एक एंडोप्लाज्म और एक क्या होगा, एक्टोप्लाज्म होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, ऑस्मोरेगुलेशन, यही है मेरे ख्याल से ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसनट्रेशन विद इन द बॉडी, यानी कि सल्यूट कंसनट्रेशन को मेंटेन करना है। ठीक है। और जितने भी प्रोटोजोन है मेजॉरिटी वो फ्रेश वाटर होते हैं। सो फ्रेश वाटर से होने से मुराद ये है कि वो मुसलसल एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहेंगे और उनका अंदर वाला जो सेल है वो हाइपरटोनिक होगा। मतलब उनका साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक है और जो सराउंडिंग वाटर है वो क्या है, हाइपोटोनिक है। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वाटर हमेशा कोशिश करेगा कि सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करे और इसका नतीजा ये निकल सकता है कि अगर सेल के अंदर पानी भरता रहा तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए इन सेलों के पास बाकायदा एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, यू कैन चेक हियर द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन हाउ एवर मस्ट रेगुलेट द वाटर एंड सल्यूट कंसनट्रेशन। लेकिन पहले सॉरी ऊपर वाला बता दूं, मेराइन जो प्रोटोजोन होते हैं उनमें सल्यूट कंसनट्रेशन सिमिलर होती है टू दैट ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि जो मेराइन प्रोटोजोन होते हैं दे फेस द ऑस्मो आइसोटोनिक कंडीशन और उन्हें हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। लेकिन जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह क्या है कि उनके जो वाटर और सल्यूट कंसनट्रेशन है साइटोप्लाज्म की वो वेरी करती है। वाटर इंटर होता है फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में बाय ऑस्मोसिस, यानी कि बाहर से पानी अंदर आएगा बिकॉज हायर सल्यूट कंसनट्रेशन इन प्रोटोजोन देन द इन्वायरमेंट, क्योंकि प्रोटोजोन में इन्वायरमेंट की निस्बत जो कंसनट्रेशन है वो हाई होती है। तो मतलब अगर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन की बात करें तो उसमें पानी अंदर आने की कोशिश करेगा और इसे रेगुलेट करना पड़ेगा, यानी कि अपने पानी को अंदर आने से या तो रोकना पड़ेगा बाहर से या तो बाहर की तरफ मुसलसल पानी को रिमूव करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इसका सेल ब्रस्ट भी कर सकता है और सॉल्ट का भी लॉस हो सकता है। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये मूव इनमें मौजूद होता है दैट रिमूव द एक्सेस वाटर इन सम प्रोटोजोन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म बाय कोलेसेंस ऑफ सिमिलर वैक्यूल स्मॉलर वैक्यूल, के छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और नतीजे में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये परमानेंट ऑर्गेनली है दैट कलेक्ट ट्यूब्यूल्स रेडिएटिंग इनटू साइटोप्लाज्म फिल। कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उससे कुछ ब्रांचें निकल रही होती हैं, ट्यूब्स निकल रही होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं और साइटोप्लाज्म से जो पानी होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आ जाता है। द कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट्स हैव बीन इम्प्लिकेट, और कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, दबाती हैं और पानी जो होता है एक्सेस उसे बाहर की तरफ क्या किया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। यू कैन चेक हियर, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और ये उसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स असूलन इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो जो पानी होगा वो क्या करेगा, एक मिनट, पानी जो होगा H2O पहले तो यहाँ से सराउंडिंग से जाएगा अंदर, ठीक है, फिर उधर से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आ जाएगा इन ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, और इन ट्यूब्यूल से फिर वो मूव करके आ जाएगा यहाँ इधर बाहर और फिर इधर से वो मूव करके चला जाएगा सेल के बाहर। इस तरह वाटर की कंसंट्रेशन मुसलसल क्या की जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है। ठीक है जी, H2O की कंसंट्रेशन। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। आगे बात करते हैं इंजेक्शन की और डाइजेशन की। आप देख सकते हैं पेलिकल चूँकि हर जगह से एंडोसाइटोसिस नहीं होने देगी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस सेल में एक मखसूस सी छोटी सी जगह बनी है जहाँ से एंडोसाइटोसिस हो सकती है। उस छोटी सी जगह को साइटोफेरेंक्स कहते हैं, यानी कि माउथ ऑफ द सेल, सेलुलर लेवल का माउथ है। इसे ओरल ग्रूव भी कह सकते हैं या बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है तो इस वजह से साइटोफेरेंक्स कह रहे हैं। अब कोई भी जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, सराउंडिंग से वो जाके इंटर होगा इस साइटोफेरेंक्स में यहाँ पर,
और यहाँ से वो वैक्यूल बन जाएगा, मतलब एंडोसाइटोसिस होगी उसकी, और ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। फिर इस फूड वैक्यूल के साथ लाइजोसोम जो है, प्राइमरी लाइजोसोम फ्यूज़ होगा, उसे डाइजेस्ट करेगा, और वो फूड वैक्यूल यहाँ पर आके इस जगह से, ये देख सकते हैं आप, ये एक और साइटोपैगी है, यहाँ पर इसके साथ फ्यूज़ होगा, और जो अपने नॉन डाइजेस्टेड मटेरियल है उसे क्या करेगा, निकाल देगा। लेकिन जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किस में, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, देखिए ज़रा, एक मिनट, ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मतलब इधर ये फूड वैक्यूल हो और फूड मटेरियल हो, और वो ये देखें एरो शो कर है, वो कहाँ पर आ गया, साइटोफेरेंक्स में, और वहाँ से वो किधर आ गया, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल में, और ये बन गया उसका फूड वैक्यूल। ठीक है, फिर फूड वैक्यूल क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट करके ये आ गया। ठीक है, और उसके साथ आप देख सकते हैं ये लाइजोसोम है। लाइजोसोम जो होगा वो इसके साथ क्या होगा, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और फिर इसकी डाइजेशन होगी। जैसी डाइजेशन होगी तो जो इसमें डाइजेस्टेड कंटेंट्स होंगे, जो डाइजेस्ट हो गए हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, जो डिफ्यूजेबल कंटेंट्स हैं। ठीक है, और जो नॉन डाइजेस्टेड मटेरियल है वो इस वैक्यूल के साइटोपैगी के साथ फ्यूज़ होने की वजह से यहाँ से क्या होंगे, सेल के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए जी, आगे इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इंजेक्शन ऑफ फूड, मोस्ट प्रोटोजोन एब्जॉर्ब dissolved nutrient by active transport, ingest whole or particular food by endocytosis। कहता है कि नॉर्मली ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और वो तो पेलिकल अलाउ करती है, लेकिन जो एंडोसाइटोसिस है उसके ज़रिए ये लार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर सम प्रोटोजोन ingest फूड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन एनालॉगस टू माउथ। कहता है कुछ जो प्रोटोजोन है उनके पास स्पेशलाइज रीजन होता है जो कि बिल्कुल माउथ जैसा होता है, जैसे साइटोफेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डाइजेशन के लिए, डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ जो फूड होती है वो अक्कर होती है फूड वैक्यूल में, दैट फॉर्म ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए वो फूड वैक्यूल बनता है, और जो एंजाइम और एसिडिटी चेंज आता है मीडिएटेड डाइजेशन करवाता है। मतलब इसमें भी जिस तरह आपके स्टमक में डाइजेशन होती है ना, पेप्सिन आता है और HCl एसिड आता है, तो इसमें भी एक एसिड आता है जो कि डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और एंजाइम और एसिडिटी मीडिएटेड जो है वो डाइजेशन होती है। फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होता है कौन, एंजाइम कंटेनिंग लाइसोसोम, जो कि सर्कुलेट कर रहा है खुद ही पहले साइटोप्लाज्म में, और फिर जैसे ही वो मतलब उसके साथ फ्यूज़ होता है तो वो फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, और वो फूड वैक्यूल फिर डाइजेशन होने के बाद पूरे साइटोप्लाज्म में घूमता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है जो प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के। आप जानते हैं डाइजेशन के मीनिंग क्या है, जो लार्जर इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉलर सॉल्युबल पार्टिकल में तब्दील किया जाता है। तो वैक्यूल के अंदर जो स्मॉलर सॉल्युबल पार्टिकल होंगे वो डिफ्यूज़ होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उस फूड वैक्यूल के अंदर वो अभी भी इनसॉल्युबल होगा और वो उसके अंदर ही रहेगा। और फिर लास्ट पे क्या होगा, आफ्टर डाइजेशन इज़ कम्प्लीट, जो वैक्यूल है जिसके अंदर मतलब अनडाइजेस्टेड मटीरियल है उसे इजेशन वैक्यूल कहेंगे। ठीक है, मतलब इधर देखें ज़रा, ये डायग्राम में, यानी कि यहाँ पर ये वाला वैक्यूल अब इजेशन वैक्यूल है डाइजेशन होने के बाद। ठीक है, और ये जो इजेशन वैक्यूल है ये साइटोपाइगी के साथ क्या होगा, फ्यूज़ होगा। देखिए ज़रा नेक्स्ट, ये these they release their content by exocytosis or sometime at special region of plasma membrane or pellicle called cytophagy। कहता है कि ये जो साइटो एजेशन होती है मटेरियल की, ये बाज़ औक़ात मखसूस जगह से होती है, जैसे एनस होता है, जिस तरह मतलब यहाँ पे माउथ बना हुआ है और इधर एनस लाइक भी स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसे साइटोपैगी कहते हैं, और वहाँ से वो मटेरियल क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन, चूँकि प्रोटोजोन यूनिसेलुलर हैं तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, ये पानी के अंदर मौजूद हैं, और पानी के जो मतलब बाहर पानी है उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई होगी। ठीक है, और जबकि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हाई होगी और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो होगी, क्योंकि इनके अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। तो सिंपली सेल क्या करेगा, अपने अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे डिफ्यूज़ कर देगा आउट टू द इन्वायरमेंट, और जो बाहर से ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर।
सो प्रोटोजोन आर स्मॉल, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, एंड प्रोपोर्शन टू देयर अदर वॉल्यूम, और अपने उसके वॉल्यूम के हिसाब से दिस हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो फैसिलिटेट द टू अदर मेंटेनेंस फंक्शन, ये दो दूसरे मेंटेनेंस फंक्शन करवाता है, नंबर 1 गैस एक्सचेंज और नंबर 2 एक्सक्रीशन। अगर गैस एक्सचेंज की बात करें तो इसमें एक्वायरिंग की जाएगी ऑक्सीजन की फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, और एलिमिनेट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये दोनों काम सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए हो जाएंगे। दूसरे एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें एलिमिनेशन होगी नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट की, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, यानी कि अमोनिया। अब चूंकि ये बाहर वाटर में मौजूद हैं और इनमें पानी अच्छी खासी मिकदार में है, तो ये अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करके डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से क्या करेंगे, निकाल देंगे। विच इन प्रोटोजोन इज़ मोस्टली अमोनिया, वो अमोनिया होती है। बोथ गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अक्कर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर कहाँ पे चला जाएगा, बाहर। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बाइनरी फिशन आ जाता है। बाइनरी फिशन से मुराद होता है बाई मतलब टू, एंड बाइनरी फिशन मीन टू डिवीजन इनटू टू। इसमें सिंपली एक सेल डिवाइड हो जाता है दो छोटे सेल्स में, यानी कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन। इन बाइनरी फिशन माइटोसिस प्रोड्यूस टू न्यूक्लाई, पहले तो दो न्यूक्लाई बनते हैं, दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू सिमिलर साइज्ड इंडिविजुअल, जो कि दो सिमिलर साइज इंडिविजुअल के बीच में डिवाइड हो जाता है, और उनमें साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के दौरान, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कह लें या डिवीजन ऑफ कंप्लीट सेल कह लें। अब जानते हैं माइटोसिस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, या डिवीजन ऑफ अ कंप्लीट सेल। तो सम ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट हो जाती हैं ताकि वो इंश्योर कर सकें दैट न्यू प्रोटोजोन हैज़ द नीडेड ऑल द नीडेड ऑर्गेनली, कि उसमें तमाम ज़रूरी ऑर्गेनली मौजूद हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, कहते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन पर डिपेंड करने पर जो साइटोकाइनेसिस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और ट्रांसवर्सिव भी होती हैं। मतलब ये ग्रुप की टाइप पे डिपेंड करता है कौन सा जोन है। तो कईयों में ट्रांसवर्सिव साइटोकाइनेसिस होती है जिसे ट्रांसवर्सिव बाइनरी फिशन कहते हैं, और कईयों में लॉन्गिट्यूडनल साइटोकाइनेसिस होती है और उसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल से मुराद ये है कि सेल के यहाँ पर वर्टिकली लेंथ वाइज कह लें कि डिवीजन आ जाए। ये सेल एक है, इसमें पहले ये देखें ना बीच में गौर से, पहले तो ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये देख रहे हैं बीच में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दो में पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब ये साइटोप्लाज्म भी बीच में से डिवाइड होना शुरू हो गया है, और साइटोप्लाज्म इस तरह पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब चूंकि ये वर्टिकल डिवीजन आ रही है तो इसे लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, ठीक है, लेंथ वाइज आ रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पैरामीशियम, इसका ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस हैं, एक माइक्रो और ये माइक्रो और ये मैक्रो है। माइक्रो न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड हो गया, मैक्रो न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड हो गया, और सेल भी बीच में से दो में डिवाइड हो गया। अब सेल यहाँ बीच में से दो में डिवाइड हुआ है तो इसे ट्रांसवर्सिव बाइनरी फिशन कहेंगे। दैन उसके बाद दूसरे जो मेथड है उसमें बर्डिंग आ जाती है। बर्डिंग में क्या होती है, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होने के बाद जो न्यूक्लियस है वो चला जाएगा एक बर्ड में, साइटोप्लाज्मिक मैस में, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगा दैन द पेरेंट, ठीक है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक ऐसे सेल है इस तरह, उस सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है उस सेल का डिवाइड हो गया है दो न्यूक्लियस में। आप देख सकते हैं ये सेल जो है, इस सेल के यहाँ पर एक ऐसे बर्ड सा बन गया, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो उस बर्ड के बीच में चला जाएगा, और फिर उसके बाद वो बर्ड यहाँ से क्या होगा, कटेगा और अलग एक छोटा सा सेल बना लेगा, जो बाद में ग्रो होकर अपने पेरेंट साइज़ के सेल के जितना हो जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब इसमें इस तरह इसमें प्रॉपर डिवीजन हो जाएगी, इसे बर्डिंग कहते हैं। अब ये चूँकि नीचे छोटा सा बर्ड बन गया तो इस अमल को बर्डिंग कहेंगे, ठीक है जी। देखें जो बर्डिंग है उसमें जो नया बनने वाला सेल होता है वो छोटा होता है, उसमें साइटोप्लाज्मिक मैस क्या होता है, मतलब कम होता है। तो ये अनइक्वल डिवीजन है। अगर ये फ़र्ज़ करें इक्वल होती तो हम इसे बाइनरी फिशन कहते हैं, लेकिन ये अनइक्वल टाइप है तो इसे हम बर्डिंग कहेंगे। दूसरी तरफ है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन या शिज़ोगोनी, शिज़ो का मतलब होता है टू स्प्लिट, अक्कर वैन लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फाउंड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सिंगल प्रोटोजोन। इसे शिज़ोगोनी बिगेन विद मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन इन एमेच्योर इंडिविजुअल सेल। कहते हैं जब एक ही सेल से ढेर सारे सेल बने
तो इसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो बाइनरी फिशन, और जब एक सेल से ढेर सारे सेल बनेंगे तो इसे मल्टीपल फिशन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लाई हैव बीन प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा, कई तरह के न्यूक्लाई, कई तादाद बन जाएगी न्यूक्लियस की, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगी, दैट रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ ईच ऑफ द न्यूक्लियस इनटू न्यू सेल। हर एक जो न्यूक्लियस है, ये लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, वो नए सेल में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली डायग्राम शो कर रही है बर्ड को, ये जो एक ऑर्गेनिज्म है ये वाला, उसका ये स्टॉक है और उसके ऊपर ये बर्ड बन रहे हैं, और बर्ड जो से वो इससे उतर के क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ये ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, इसके बीच में ये एक सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया कई छोटे छोटे न्यूक्लियस में, उन छोटे छोटे न्यूक्लियस ने अपने गेंद क्या किया है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा किया है, और फिर वो क्या हुए हैं, जो सेल है उसे उन्होंने तोड़ा है, और साइटोप्लाज्म वाले जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं वो क्या हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। इस तरह की जो ये मल्टीपल फिशन होती है, ये होती है प्लाज्मोडियम में। अब प्लाज्मोडियम में ये जो सा ये शीजोजोंट है, जिसके अंदर मल्टीपल डिवीजन उन्हें न्यूक्लाई की, और सेल को ने फटना है, उससे बाहर वो सेल क्या होगा, निकल जाएगा, और इस तरह कई मीरोजोइट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो सेल है ना, शीजोजोंट सेल, जिसमें मल्टीपल फिशन होनी है, वो सेल मलेरिया के केस में, प्लाज्मोडियम के केस में अक्सर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे बेटा बड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअल टाइप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, प्रोटोजोन की। तो अभी थोड़ा सा आइडिया ले लें कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, दो अलग पेरेंट्स होते हैं, सब्सिक्वेंट फ्यूजन होती है गमीट की, फिर गमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है। इन प्रोटोजोन सेक्सुअली जो मिच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जब उनसे गैमीट बनेंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड, और फिर वो जब गैमीट आपस में फ्यूज़ होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। जैसे गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस फॉलो द यूनियन ऑफ गैमीट्स एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन एन एक्सेप्शन टू दिस पैटर्न। कहता है नॉर्मली क्या होता है कि जो मतलब एक सेल होता है वो पहले से ही हैप्लॉइड होता है, तो उसमें होती है माइटोसिस और गमीट बनाता है। फिर वो जब गमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं उसके बाद दोबारा उनमें मियोसिस होती है, तो मियोसिस से नॉर्मल सेल बनते हैं। ठीक है, और जो सिलिएटेड है उनमें थोड़ा सा उल्टा काम है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस पहले से डिप्लॉइड होते हैं, फिर हैप्लॉइड होते हैं, फिर आपस में फ्यूज़ होकर दोबारा डिप्लॉइड हो जाते हैं। इनमें सेक्शुअल फॉर्म होती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, दैट आर कवर्ड एज इंडिविजुअल प्रोटोजोन ग्रुप आर डिस्कस्ड। कहता है जब इसे हम इस मतलब इंडिविजुअल ग्रुप को पढ़ेंगे तो इस डिवीजन को, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कॉन्जुगेशन कहते हैं सिलिएट्स में, उसे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल। सिम्बायोसिस से मुराद क्या है, सिम का मतलब होता है टुगेदर, ये देखे ना, विद, और बायो मीन लाइफ, लिविंग टुगेदर। जब दो सेल अलग अलग कैटेगरी के आपस में इकट्ठे रहने लग पड़े, मतलब उनमें इंटीमेट एसोसिएशन बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर मैनी प्रोटोजोन दीज इंट्रैक्शन इन्वॉल्व अ फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस कॉल्ड पैरासाइटिज्म and in which one organism live in or on the second organism called the host। कहता है एक तो रिलेशन है पैरासाइटिज्म में, जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार के या तो अंदर रहता है या तो ऊपर रहता है, और जो जिस जानदार के अंदर रहता है या ऊपर रहता है उसे होस्ट कहते हैं। और द होस्ट इज़ हार्म्ड बट यूजली सर्वाइव एट लीस्ट लॉन्ग इनफ फॉर द पैरासाइट टू कंप्लीट वन और मोर लाइफ साइकिल। कहते हैं जो होस्ट होता है उसे नुकसान पहुंचता है, उसे ये पैरासाइट बीमार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात या ज़्यादातर वो कम से कम एक या दो लाइफ साइकिल जो पैरासाइट के हैं उनको गुजारने के लिए वो क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, मस्ट सर्वाइव करेगा। सम पैरासाइट्स हैव लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्विंग मल्टीपल होस्ट, कई पैरासाइट में एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो उसका एक होस्ट मच्छर है, ठीक है, और एक होस्ट उसके हम है, तो उसके दो होस्ट हैं। एक होस्ट जो होता है उसे डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट होती है, यानी कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लाइक प्लाज्मोडियम की बात करूं जो मलेरिया काज करवाता है, तो उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मच्छर के अंदर, तो मच्छर उसका डेफिनेटिव होस्ट है। जबकि उसके बाद बात करें सेक्सुअल स्टेज मे प्रोड्यूस ऑस्प्रिंग दैट इंटर अनदर होस्ट। कहता है जो उससे सेक्सुअल स्टेज से ऑस्प्रिंग बनते हैं, जैसे स्पोरोजोइट बनते हैं प्लाज्मोडियम के केस में, वो दूसरे होस्ट में जाते हैं, जिसे इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है। वेयर दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जैसे अगर प्लाज्मोडियम की ह्यूमन में बात करें तो वहाँ पर वो मल्टीपल फिशन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, डिवाइड होता है। एसेक्सुअल एंड सम लाइफ साइकिल रिक्वायर मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट, और कुछ जोन से होते हैं जिन्हें दो से ज़्यादा भी इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि टोटल दो से ज़्यादा होस्ट चाहिए होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट एक से ज़्यादा चाहिए होता है। एंड मोर देन वन इमेच्योर स्टेज, और उसकी जो इमेच्योर स्टेज होती है वो भी क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है।
फॉर द लाइफ साइकिल टू बी कंप्लीट द फाइनल एसेक्सुअल स्टेज मस्ट हैव एक्सेस टू डेफिनेटिव होस्ट। कहता है लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो एसेक्सुअल स्टेज है यानी कि जो उसका इंटरमीडिएट होस्ट है उसका किसी न किसी डेफिनेटिव होस्ट के साथ लिंक होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ कि जब मच्छर हमें काटता है तो अपने सलाइवा से हमारे अंदर प्लाज्मोडियम डाल देता है और वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी तादाद को बढ़ा लेता है, नतीजे में हमें मलेरिया करवाता है। लेकिन जब कोई और मच्छर हमें काटता है, फीड करता है, ब्लड सक करता है, तो उस सूरत में वो प्लाज्मोडियम के वो जो स्टेज होती है एसेक्सुअल स्टेज उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जो एसेक्सुअल स्टेज है जब वो मच्छर के अंदर जाती है तो वो गैमीट बनाती है, गैमीट फर्टिलाइज करते हैं और इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दोबारा से जो मतलब नए सेल्स होते हैं वो बन के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं और दोबारा से उसे नए होस्ट में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। वन काइंड ऑफ सिम्बायोसिस, जो दूसरे काइंड है सिम्बायोसिस के, उनमें एक कमेंसलिज्म होते हैं, द रिलेशनशिप इन विच वन मेंबर इज़ बेनिफिटेड एंड द सेकंड इज़ नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म। और जबकि एक म्यूचुअलिज्म भी होती है, म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप है। अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये एक ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन विच बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, दोनों को फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल टर्माइट की बात करें तो अक्सर टर्माइट के अंदर एक प्रोटोजोन होता है, यानी कि ज़रूरी मतलब अक्सर नहीं होता है प्रोटोजोन, जो टर्माइट्स के अंदर वुड डाइजेशन का काम करता है सेलुलोज एंजाइम बना के। अब टर्माइट यानी कि दीमक लकड़ी खाती हैं, लकड़ी को हज़म करने के लिए एंजाइम उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं है, लेकिन उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक प्रोटोजोन है जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तहत उसमें रह रहा है। वो सेलुलोज पैदा करता है जो लकड़ी को डाइजेस्ट करती हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है कि टर्माइट की फूड डाइजेस्ट हो जाएगी और टर्माइट को खुराक मिल जाएगी और बदले में जो वो क्या कहते हैं प्रोटोजोन है उससे भी फूड मिल जाएगी और उससे शेल्टर भी मिल जाएगा। तो इसमें दोनों पार्टीज फ़ायदा उठा रही हैं। सच सिचुएशन इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये प्रोटोजोन टैक्सोनमी है। प्रोटोजोआ के ढेर सारे फाइलम हैं, ठीक है। उनको फाइलम को आप यहाँ पर देख सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, सब फाइलम प्रोटोजोन, ठीक है। उसके बाद सब किंगडम प्रोटोजोआ है। पहले किंगडम प्रोटिस्टा है, उसमें 3 सब किंगडम्स हैं, सब किंगडम्स। एक सब किंगडम है जो कि सब किंगडम प्रोटोजोअन है जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। दूसरा सब किंगडम है सब किंगडम जो एनिमल लाइक प्लांट लाइक प्रोटोजोन होते हैं, ठीक है, जैसे अल्जी। और तीसरा जो से हैं वो ओमाइसीड्स हैं यानी कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो इस तरह 3 सब किंगडम है। लेकिन जो सब किंगडम प्रोटोजोन है उसके आगे फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, जिसके आगे 2 सब फाइलम है, एक मेस्टिगोफोरा और एक सार्कोडिना है। जो मेस्टिगोफोरा है उसके आगे 2 क्लासेज हैं, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जू मेस्टिगोफोरा। फाइटो वो जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और जू जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते। देखिए सार्कोमेस्टिगोफोरा ऐसे एनिमल हैं जिनमें फ्लैशी आउटर कवरिंग और फ्लैजेला मौजूद होता है, जबकि मेस्टिगोफोरा सिर्फ वो वाला है सब फाइलम जिसमें सिर्फ फ्लैजेला होता है। और इसी तरह एक सब फाइलम सार्कोडिना है जिसमें सिर्फ फ्लैशी आउटर कवरिंग होती है, जिसमें सुपर क्लास राइजोपोडा, सुपर क्लास एक्टिनोपोडा, ये 2 क्लासेस आ जाती हैं। इसी तरह सब फाइलम ओप्लिनेंटा है। ओप्लिनेंटा ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो क्या कहते हैं लिम्ब्रेथोमॉर्फा वगैरह जैसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फिर फाइलम लिम्ब्रेथोमॉर्फा, फाइलम एपिकम्प्लेक्सा, फाइलम माइक्रोस्पोरा, फाइलम एसिटोस्पोरा, फाइलम मैक्सोजोआ एंड फाइलम सीरियोस्पोरा। ठीक है, इसमें हमने एपिकम्प्लेक्सा पढ़ना है, सीलियोस्पोरा पढ़ना है। बाकी चीज़ें हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जस्ट फिर भी एक जनरल सा टच उनका लेंगे। फाइलम सार्को, ये देखें सार्को मीन फ्लैशी, मेस्टिगो मीन विप लाइक यानी कि फ्लैजेला, एंड फोरा टू बियर यानी कि ये वो जानदार हैं जिनमें फ्लैशी स्किन भी है और फ्लैजेला भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जानदार जिनके पास फ्लैजेलम या फ्लैशी स्किन होती है उन्हें सार्कोमेस्टिगोफोरा कहा जाता है। एंड देयर आर 18,000 डिस्क्राइब्ड स्पीशी सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमास टीगोफोरा। ठीक है, सार्को मीन फ्लैशी, मेस्टिगो मीन विप, ठीक है, एंड फोरस टू बियर। विप कहते हैं फ्लैजेला को, चाबुक लाइक स्ट्रक्चर को। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटोजोन फाइलम, ये प्रोटोजोन का सबसे बड़ा फाइलम है और इसके 2 करेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1 दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियन। नंबर 2 लोकोमोशन बाय फ्लैजेला और सीडोपोडिया और बोथ। इनमें लोकोमोशन या तो फ्लैजेला से होते हैं जैसे मेस्टिगोफोरा में, या तो सीडोपोडिया से होता है जैसे सार्कोडीना में, और या फिर दोनों से हो सकता है।
और फिर ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जैसे यूग्लिना वगैरह होता है। सैप्रोजोइक हो सकते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर के तौर पर, मतलब उन पर डाइजेस्टिव एंजाइम डालेंगे और उन्हें डिकम्पोज करेंगे। एंड दे आर हेटरोट्रॉफिक। उसके अलावा ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपनी एनर्जी को बाय इंजेक्शन हासिल करेंगे। लेकिन बेटा सैप्रोजोइक एंड हेटरोट्रॉफिक एक ही चीज़ है। हाँ, हेटरोट्रॉफिक एक जनरल टर्म है जिसमें खुराक खुद हासिल करनी पड़ती है, बनानी नहीं पड़ती। और इसमें सैप्रोजोइक और इंजेस्टिव दो अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे जो कि फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं वो इंजेस्टिव हैं, और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सैप्रोजोइक हैं। आगे नेक्स्ट सिंगल टाइप न्यूक्लियस होता है इनमें, जो सार्कोमेस्टिगोफोर है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्सर होती है, ठीक है, और अक्सर नहीं भी होती। नेक्स्ट जी, जो सार्कोमेस्टिगोफोर है उसका आगे क्लास बना दी है, ठीक है, सॉरी सब फाइलम बना देंगे, सब फाइलम मेस्टिगोफोरा। जो मेस्टिगोफोरा सब फाइलम है उसमें क्लास आ जाती है फाइटोमेस्टिगोफोरा। देखिए ज़रा, सब फाइलम मेस्टिगोफोरा हैज़ टू क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटो मीन प्लांट लाइक, ठीक है, इसे फाइटोमेस्टिगोफोरी। ये अब आर के बाद ए ही आएगा तो फोरी। फाइटोस मीन प्लांट पोजेस क्लोरोफिल आर वन और टू फ्लेजेला। इनमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और एक या एक से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, फ्लेजेलाज होते हैं। फाइटोमेस्टिगोफोरन प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ फूड इन मेराइन फूड वेब। कहते हैं मेराइन फूड वेब में बहुत ज़्यादा फूड पैदा करते हैं। आप ऐसा कह लें कि दुनिया में सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं वो होते हैं डायाटोम्स, ये पहले नंबर पे हैं, और वो ग्रीन अल्जीज़ में आते हैं, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। लेकिन जो दुनिया के दूसरे नंबर के प्रोटिस्ट हैं, सॉरी फोटोसिंथेसाइजर हैं, वो हैं डाइनोफ्लैजलेट्स। एंड डाइनोफ्लैजलेट्स आर इंक्लूडेड इनटू फाइटोमेस्टिगोफोरा। मच ऑफ द ऑक्सीजन यूज्ड इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में जो मछलियाँ वगैरह ऑक्सीजन इस्तेमाल करती हैं, इट कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस ऑफ दीज मेराइन ऑर्गेनिज्म। तो लिहाजा मेजर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। अब उसमें एक सार्को मेस्टिगोफोरा की एग्जांपल आ जाती है फाइटोमेस्टिगोफोरा की, जू डाइनोफ्लैजलेट्स। दे हैव टू फ्लैजेला। डाइनोफ्लैजलेट्स में दो फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजलेट्स में जो फ्लैजेला होता है दैट रैप अराउंड द ऑर्गेनिज्म इन ट्रांसवर्सिव ग्रूव, यानी कि ट्रांसवर्स मतलब दरमियान में, उनके किनारों पर, मतलब आप एक कोई गोल चीज़ समझें और उसके दरमियान से एक ग्रूव बना लें, यानी कि अंदर की तरफ कट बना लें। उस कट में फ्लैजेला उसके गिर्द लिपटा होगा, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये बेटा डायनोफ्लैजलेट्स है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये ग्रूव अंदर की तरफ दंसाव बना हुआ है इस तरह, और एक फ्लैजेला जो इसके गिर्द लिपटा हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है और दूसरे पीछे से होकर इधर वापस आ रहा है, और पीछे वाली साइड आपको ये नज़र आ रही है, ये फ्लैजेला, ठीक है। ये जो फ्लैजेला है इसे ट्रांसवर्सिव फ्लैजेलम कहा जाता है, और ये जो ग्रूव है इसे किंगलम कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसवर्सिव फ्लैजेला क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो जानदार है, उसे स्पिन करवाते हैं उसके एक्सिस पे, तो इस तरह डायरेक्शन चेंज करने में मर देते हैं। बट देयर इज़ अनदर फ्लैजेला, एक और फ्लैजेला है जो कि इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से निकल के सीधा नीचे आ रहा है, ये दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला या ट्रिगलिंग फ्लैजेला। ये वो फ्लैजेला जो विप करता है, दैट पुश द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड, ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ क्या करेगा, धक्का लगाएगा। फिर पिगमेंट्स, इन एडिशन टू क्लोरोफिल मैनी डायनोफ्लैजलेट्स कंटेन जेंथोफिल, यानी कि ज़्यादातर तो इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके अलावा एक और पिगमेंट होता है जिसे जेंथोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है और जेंथोफिल गोल्डन ब्राउन कलर या रेड कलर देता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सम टाइम क्या होता है कि किसी जगह पर, किसी दरिया में, किसी नाले में बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट्स होने की वजह से यूट्रॉफिकेशन हो जाती है। जैसे हमारे ये वेस्ट है ना, डोमेस्टिक वेस्ट, इनमें सरफ़ वगैरह होता है और सरफ़ में नाइट्रेट्स और सल्फेट होती हैं, ये न्यूट्रेंट्स हैं। तो इनकी वजह से उस पानी में यूट्रॉफिकेशन हो जाती है, और जब यूट्रॉफिकेशन होती है इस टाइम में डायनोफ्लैजलेट्स बिकम सो न्यूमरस, वो बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तादाद बन जाती है। जो इनमें सेवरल जेनरास होते हैं, जैसे जिम्नोडेनियम, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव है उन जेनरा के, ये टॉक्सिन पैदा करते हैं। जब पीरियोडिक ब्लूम्स होती है हर साल मखसूस टाइम पर, ब्लूम से मुराद है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इस एक्सप्लोजन को, ऑर्गेनिज्म को, जब ढेर सारे ऊपर समुंदर पे होते हैं या पानी पर बिखरे हुए होते हैं, उन्हें हम रेड टाइड्स कहते हैं,
दैट रिजल्ट इन फिश किल अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं यानी कि जो उसके किनारे सिनारे होते हैं, उन पर ये मछलियों को मार देते हैं। और ह्यूमन हु कंज्यूम टेंड मोलस्कन्स और फिश मे डाई। जो जानदार इस तरह की मोलस्कस को या फ़िश को खाएगा जिसके ऊपर वो रेड टाइड लगे होंगे या उसमें दाखिल हो जाएंगे, तो वो ह्यूमन भी क्या करेगा, उससे मर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक मतलब पानी दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर ये ढेर सारे डाइनोफ्लैगेलेट्स बिखरे हुए हैं। इसे रेड टाइड कह रहे हैं, सुर्ख लहर। ठीक है। कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो एक अज़ाब आया था, पानी जिसमें दरिया का पानी सुर्ख हो गया था सारे का सारा, वो डाइनोफ्लैगेलेट्स की वजह से रेड टाइड्स आई थी। और उसकी वजह से उस वक्त मछलियाँ भी मर गई थी, और उन मछलियों को खाने वाले जानदार भी, जो इंसान भी थे, वो भी क्या हुए थे, मर गए थे। उसके बाद दूसरा जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है, यानी कि फ्लैजेलेट है प्लांट लाइक, उसमें यूग्लिना आ जाता है। यूग्लिना इज़ द फ्रेश वाटर फाइटोमेस्टिगोफोरिन एंड ईच क्लोरोप्लास्ट हैज़ पायरेनाइड। मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। जैसे मतलब प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऑर्गनली प्लास्टिड्स आपने पढ़े हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और उनके पास एक पायरेनॉइड्स होता है विच सिंथेसाइज एंड स्टोर पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड बनाता है और स्टोर भी करता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज। बट ग्लूकोज की एक्सेस क्वांटिटी जाती है पायरेनॉइड्स में। पायरेनॉइड्स उस ग्लूकोज को तब्दील कर देती है किसमें, स्टार्च में, और स्टार्च को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। इफ़ कल्चर्ड इन डार्क, अगर आप इस युगलिना को डार्क में रखेंगे तो ये युगलाइट जो है ये एब्जॉर्प्शन या ये कह लें कि एंडोसाइटोसिस के ज़रिए फीड करना शुरू कर देगा। तो इस तरह ये युगलिना वही जानदार है जिसने टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट करवाया था, क्योंकि इसमें प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक हैं यानी कि इनमें क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक हैं कि अगर डार्क में रखें तो ये एटोट्रॉफ भी हो जाते हैं, और साथ ही इनके बाहर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होता। सम युगलेनाइड पेरिनीमा लैक क्लोरोप्लास्ट आर ऑलवेज हेटरोट्रॉफिक। लेकिन कुछ युगलेनाइड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप परमानेंटली डार्क में रखते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट पैदा ही नहीं होते, और वो क्या होते हैं, हमेशा हेटरोट्रॉफिक रहते हैं। ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, ये एक युगलिना की डायग्राम है। इसमें आपको ये फ्लैजेला नज़र आ रहा है। ठीक है, फ्लैजेला यहाँ पर बेसल बॉडी के साथ अटैच है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट के साथ ये येलो कलर की स्ट्रक्चर है जिसे पायरेनॉइड कहते हैं। बाकी स्ट्रक्चर तो जिस तरह दूसरे सेलों में होती है इसमें भी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, और साथ ही एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है जो मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। लेकिन जो ख़ास चीज़ है वो क्या है, इनमें एक फोटो रिसेप्टर होता है डैट चेक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और फोटो रिसेप्टर के ऊपर एक शील्ड भी मौजूद होती है, पिगमेंटेड शील्ड, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। तो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती है पिगमेंटेड शील्ड, और उसके बाद दे देती है रिसेप्टर को, और रिसेप्टर उस लाइट के मुताबिक फ्लैजेला को क्या करवाता है, लैशिंग करवाता है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं टूवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। ठीक है, देखें, स्टिग्मा यूग्लिना ओरिएंट टूवर्ड लाइट ऑफ सर्टन इंटेंसिटी, चंद इंटेंसिटी की जो लाइट होती है उसकी तरफ यूग्लिना जाता है, और पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है। अब पिगमेंट शील्ड, एक पिगमेंट शील्ड होती है जो फोटो रिसेप्टर के ऊपर होती है। बेटा फोटो रिसेप्टर वो चीज़ है जो कि लाइट की जो आगे सेंसेशन है उसे ट्रांसमिट करेगा या यूज़ करेगा, और पिगमेंट वो चीज़ है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। मतलब लाइट को पिगमेंट एब्जॉर्ब करने के बाद उससे जो एनर्जी होगी उसे फोटो रिसेप्टर को देगा, और फोटो रिसेप्टर उस एनर्जी की मदद से फ्लैजेला की डायरेक्शन सेट करेगा। ठीक है, क्योंकि फोटो रिसेप्टर फ्लैजेलम की बेस में है। तो स्टिग्मा परमिट लाइट टू स्ट्राइक द फोटोरिसेप्टर के साथ से टकराएगा फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में, अलाउइंग द यूग्लिना टू ओरिएंट। मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी वहीं से वो टकराएगा, और जो यूग्लिना है वो जिस साइड से लाइट आ रही है उस जगह पर क्या होगा, ओरिएंट हो जाएगा। मूव इन रिलेशन टू लाइट सोर्स, या लाइट सोर्स के रिलेशन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। रिप्रोडक्शन, यूग्लिनाइड फ्लैजेलेट हैं, हैप्लाइड हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से, और सेक्स रिप्रोडक्शन इनमें अभी तक हमें क्लियर नहीं है। तो उसके बाद बेटा क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा शुरू होती है। क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा हमने कर ली है। जो क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा है इसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।